अब हम बात करते हैं जो तीसरी और 3 जो नक्षत्र बनते हैं वो आते हैं मरक्यूरी अर्थात बुध श्रेणी से। अभी केतु का नक्षत्र हमेशा जड़ से कनेक्टेड था, लेकिन जो बुध के नक्षत्र है वह, क्योंकि देखो बुध का स्वभाव क्या है, बुध मतलब बुद्धि यानी मेंटल, वो आपकी मेंटालिटी से संबंधित है। ठीक है, तो सर जी एप्रेसप जी पूछ रहे हैं कि राहु एंड केतु डिपेंड ऑन ईच अदर, व्हाई इज राहु नक्षत्र नॉट ऑन द गणगुण। सर आपने ना पुराने क्लासेस ढंग से लिए नहीं है एप्रेसप जी। अगर आप पुराने क्लासेस देखोगे तो आप ना 2 क्लासेस देखनी चाहिए आपको। एक देखनी चाहिए विंशोत्तरी दशा कैसे बने, और दूसरी देखनी चाहिए नक्षत्र के स्टार्टिंग के 2-3 सीरीज। आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा। केतु आरंभ है, ऑर्डर देखिए ना आप क्या कर रहे हो। केतु आरंभ है किसी भी चीज का, तो केतु आरंभ कर रहा है और राहु बीच में बैठा है। राहु का नक्षत्र आता है जुपिटर और आपके मंगल के बीच में, उसका कोई लेना देना ही नहीं। केतु आरंभ है और बुध अंत है, ध्यान रखना। तो आरंभ और अंत के बीच का जो कंजंक्शन पॉइंट है, इसीलिए इनको गणमूल कहा जाता है। तो केतु के नक्षत्र, मर्क्यूरी के नक्षत्र इसीलिए गणमूल में है। आप जब उन क्लासेस को देखो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंजंक्शन पॉइंट कहाँ बनते हैं। ध्यान रखिएगा, राहु का नक्षत्र कहाँ आता है आपने देखा है। राहु का नक्षत्र 3 नंबर राशि में आता है, 7 नंबर राशि में आता है और आता है 11 नंबर राशि में आता है। जबकि केतु का नक्षत्र कहाँ पे आता है, आरंभ, काल पुरुष की पहली राशि ब्रह्मा, कर्क राशि खत्म हुई, उसके बाद विष्णु की पहली राशि सिंह राशि में। ठीक है, और तीसरा वृश्चिक खत्म हुआ, धनु की पहली राशि। ओके, ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मूल नक्षत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है दिनो ट्यूब जी, बहुत प्यारा नक्षत्र है। बस आपको जो रूढ़िवादी चीजें हैं, जो आप जिसको कनेक्टेड है, उसको तोड़ के नया जनरेट करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। खैर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मरक्यूरी के 3 नक्षत्र आते हैं। वो 3 नक्षत्र कौन से, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अश्लेषा नक्षत्र बनता है कर्क राशि में, ज्येष्ठा बनता है वृश्चिक राशि में, और रेवती बनता है जो कि आपके नक्षत्र श्रेणी का अंतिम नक्षत्र है, वो बनता है आपका मीन राशि में। राइट, अब आप ध्यान से देखोगे कि अश्लेषा के जो देवता है वो कौन है, नाग देवता है। अब नाग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नाग में जहर होता है, आपको पता है, सर्प यानी पॉइजन। उनमें लेकिन एक हिडन एनर्जी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, और वो बहुत ही लचीले होते हैं। अगर आप किसी सांप को देखिए, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वो कभी भी सीधे अटैक नहीं करते, वो साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे, और जब उनको लगेगा मेरा समय आ गया, झटके में आएंगे, डस के निकल जाएंगे। ये नाग की स्पेशल मतलब एबिलिटी समझिए, या उनकी एक खूबी है। यानी अपने शत्रु पे वह मौका देख के अटैक करते हैं। वो कभी भी मतलब आप उनसे वो आपसे कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ना चाहेंगे, वो अपने मौके पे ही करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाग एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक हिडन नेचर है उसका एक। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है ना इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ, अश्लेषा से, उसके पास एक हिडन एबिलिटी होती है कि वो कभी शत्रु को छोड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ इसके अंदर की हीलिंग पावर भी होती है, क्योंकि आप इस नक्षत्र को देखेंगे तो कर्क राशि का इमोशनल नक्षत्र बनता है। इमोशनल पार्ट में जा रहा है अगर एकदम एंड में। एक चीज ध्यान में रखना, बुध का चौथा पद, बुध के नक्षत्र के चौथे पद, और केतु के नक्षत्र का पहला पद, ये गंडमूल के सबसे खतरनाक नक्षत्र माने जाते हैं, क्योंकि उस फेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। कीप दैट इन माइंड, जो आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं तो कल में। इसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है वो आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। इसके देवता इंद्र होते हैं। अब यहाँ पे इंद्र कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल को दर्शा रहा है, क्योंकि इंद्र क्या देवताओं के राजा है। अब कहानी क्या कहती है कि इंद्र हमेशा सत्ता पाने की इच्छा रखते थे, उनके पास एक पावर थी, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करना मुश्किल होता था। ज्येष्ठ मतलब श्रेष्ठ। अब उस श्रेष्ठ व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस पावर में अगर टिका रहना है तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए यह कॉम्पिटिटिव नक्षत्र हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जो सोल की जर्नी है वो नेक्स्ट स्टेज में जाना है, उसको आगे सफल होना है, तो उसको सबसे पहले उस लेवल पे टिके रहना है। और टिकने का जो पार्ट है, क्योंकि देखिए बनता भी कहाँ है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बुध के नक्षत्र में ही ज्येष्ठा आता है जो कि अंतिम है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करता है, एक नई जर्नी, एक पुरानी जर्नी खत्म हुई और नई जर्नी का आरंभ हुआ। दिस इज वाई नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला आता है रेवती नक्षत्र, जो कि जिसके देवता पूषण होते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं। सोल मतलब सोल के गाइड है बेसिकली। वहां पे आत्मा क्या करती है, एक नई जर्नी की तरफ जा रही है। हम कहते हैं ना कि बुद्ध का नक्षत्र मीन राशि में हो,
तो हम कहते हैं अगर केतु वहां बैठा, अरे इसके लिए ये बहुत ही शुभ है। क्यों शुभ है? क्योंकि केतु उसको वहां पे मुक्ति देगा। ये एक धारणा है लोगों के बीच में, क्योंकि उसको नेक्स्ट स्टेज में जर्नी के लिए तब लेके जाएगा कि तुझे वापस जन्म लेना है, कहाँ लेना है। इसका गाइडेंस कौन देता है? पूषण। पूषण मतलब उसको गाइड करने वाला। यानी कि एक जर्नी खत्म हुई और दूसरी जर्नी वहां पे आरंभ हुई। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि जो 6 नक्षत्र गणमूल में आते हैं, अश्विनी, मघा, मूल, फिर अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, इन सब की एक स्पेशल फीचर है। जैसे अश्विनी नक्षत्र आपको हील करता है, वो एक डॉक्टर का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र आपके एंसेस्टर या पितरों से संबंधित है। मूल नक्षत्र डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बाद वो पुनर्निर्माण करता है। अश्लेषा नक्षत्र हिडन कर्मा है। हिडन कर्मा मतलब वो सीक्रेटिव है, बट उसके अंदर एक ऐसे सीक्रेट पावर, आपने देखा ना, जिसके पास जिसका भी अश्लेषा नक्षत्र होगा उसके एक चार्मिंग एबिलिटी होगी कि किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। ज्येष्ठा नक्षत्र पावर है क्योंकि वो ज्येष्ठ है, लेकिन अगर उस पावर को ज्यादा कनेक्ट हो गया तो उसके लिए स्ट्रगल बन जाता है। और रेवती नक्षत्र किसी भी चीज का अंत है ताकि वो नई आरंभ कर सके। तो क्या समझ आया आपको कि ये जो ट्रांजिशन नक्षत्र है ये आपसे एफर्ट्स मांगता है, और जब तक आप उस एफर्ट को जस्टिफाई नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। और जब आप इस एफर्ट्स को दोगे तभी आप लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। तो आप समझ में आएगा कितना डीप है नक्षत्र। अगर आप इन नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें, हम बोलते हैं गंडमूल गंडमूल गंडमूल। गंडमूल क्यों है? क्योंकि वो एक नॉट है, और उस नक्षत्र, उस नॉट को जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर गंडमूल सिर्फ एक मान्यता है तो इसके इफेक्ट इतने एक्यूरेट क्यों नजर आते हैं? अब ये प्रश्न उठता है, क्योंकि माइथोलॉजी में आप देखोगे कि इसके पीछे जो रियल साइंटिफिक लॉजिक भी छुपा हुआ है। वो साइंटिफिक लॉजिक क्या है? एनर्जी का लॉजिक है। जो हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया था कि एनर्जी का लॉजिक क्या कहता है कि कोई भी नक्षत्र जब एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब समझिए कि हमने जब तत्वों को देखा, थोड़ा ऐसा तत्वों को समझ लेते हैं। दो तत्वों में बैर है, सबसे खतरनाक तत्व जिनके बीच में बैर है वो है अग्नि तत्व और जल तत्व। अब जल तत्व संबंधित प्लैनेट क्या है? मून है। मून क्या? माइंड, इमोशंस और आपके परसेप्शन को डिसाइड कर रहा है। अब वह चंद्र स्पेशली जब गंडमूल में जाकर के अटक जाता है तो वहां पे दो एंटी फेज जनरेट होता है। क्योंकि देखिए पाइसिस जो है और एरीज, पाइसिस आपका जल तत्व राशि है और एरीज आपका अग्नि तत्व है। ऐसे ही कर्क राशि और सिंह राशि अग्नि और जल, ठीक है। कर्क राशि जल तत्व और सिंह राशि आपका अग्नि तत्व। स्कॉर्पियो आपका अग्नि तत्व जल तत्व राशि है, और आपका धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस आपका अग्नि तत्व राशि। तो यहाँ पे दो विपरीत तत्व एक साथ कोइंसाइड होते हैं। आप लास्ट ईयर की क्लास देखोगे तो मैंने वहां पे सिंबॉलिकली सामने से दिखाया था कि राशि चक्र में कैसे काम करते हैं। अब जब यह अपोजिट मतलब एंटी एलिमेंट दो राशि में साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है कि वाटर एलिमेंट क्या करेगा? आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगा क्योंकि वो अग्नि के साथ है, और अग्नि एलिमेंट क्या करेगा कि आपकी ऊर्जा को खत्म करेगा क्योंकि वहां पे उसके साथ में कौन है? जल तत्व है। दिस इज हाउ, या तो वहां पे स्टीम बनेगा, वाष्पीकरण भी होगा और अग्नि बुझेगी भी। तो दोनों पैटर्न एक साथ चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। खतरनाक परिस्थिति ज्यादा विपरीत कब होती है? जब केतु के नक्षत्र का पहले पद में हो और बुध के नक्षत्र के चौथे पद में हो। ये पोजीशन सबसे खतरनाक हो जाती है नक्षत्र श्रेणी में, और इसका संबंध व्यक्ति के थिंकिंग में भी आता है। व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग करता है, उसका इंट्यूशन पावर भी बहुत चेंज हो जाता है और व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है। और ऐसे लोगों के जीवन में आप अक्सर देखो सडन राइज होगा, सडन फॉल होगा, सडन इवेंट्स होंगे। और सडन इवेंट्स का कारण क्या है? कि व्यक्ति मेंटली स्टेबल नहीं है। कीप दैट इन माइंड।